Good morning students. Today we are going to start standard 10th biology. हम बेसिकली बायो में एनसीईआरटी को फोकस करेंगे और इससे हम पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड 10th में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है वो है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हमें अपने ह्यूमन बॉडी के वेरियस प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑल। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो हमें दूसरा चैप्टर जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। इसमें हम मेनली नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, सारे कोऑर्डिनेशन कैसे होते हैं, ये सब। थर्ड इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी तो हम जानते ही हैं, जो कैरेक्टर्स जब हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है तो वो सब डिटेल्स कैसे क्या होता है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। फिफ्थ इज आवर इन्वायरमेंट। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम वगैरह ये सब हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हम ये देखेंगे कि हमारे अराउंड जो भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, कैसे प्रेजेंट हैं और उन्हें हमें कैसे मैनेज करना है। अगर वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो उन्हें हमें कैसे रोकना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो वी शैल बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में हमें ये समझ में आता है कि लिविंग क्या है। लिविंग मीन्स अलाइव, और अलाइव का मतलब होता है जीवित, यानी जिंदा। जो भी चीज जिंदा है उसे हम लिविंग कहते हैं। जब हम लिविंग थिंग्स का बात करें तो हमारे अराउंड बहुत सारे लिविंग थिंग्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया इज देयर, फंगस इज देयर, प्रोटिस्ट इज देयर। दीज ऑल आर द लिविंग थिंग्स। अब अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स का बात करें तो हमारे अराउंड नॉन लिविंग थिंग्स जो हम देख सकते हैं वो है वाटर, soil, light, minerals, air. These all are the non-living things that we see around us. तो अगर हम जीवित चीजों को, जिंदा चीजों का बात करें तो लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, फंगस, बैक्टीरिया ये सब आते हैं। प्रोटिस्ट तो आप लोग समझ ही रहे होंगे ना, स्टैंडर्ड 9th में आप लोगों ने जब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ा था या जो भी क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर था उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोटिस्ट के बारे में, फंगस भी आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरिया भी पढ़ा होगा। तो प्लांट्स, एनिमल, प्रोटिस्ट, फंगस, बैक्टीरिया ये सारे लिविंग थिंग्स होते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जो हम अपने अराउंड देख सकते हैं वो हो सकते हैं वाटर, सॉइल, लाइट, एयर, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो अब हम समझते हैं कि लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अगर हम लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में एक है मूवमेंट, फिर हम देख सकते हैं ग्रोथ, देन देयर इज बेसिक नीड्स, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये सब लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मूवमेंट यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि वो लिविंग थिंग है, जब किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन एक बात और स्टूडेंट्स, मूवमेंट का अगर हम बात करें तो प्लांट्स में जनरली मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलता है। तो मूवमेंट एक एसेंशियल क्राइटेरिया है, बट it is not compulsory that all living things shows movement. Okay. अब हम ग्रोथ की बात करें तो लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं एक सर्टेन एज तक। प्लांट्स का तो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है बहुत जगहों पे, बट मेनली जो हम प्लांट का अगर ग्रोथ का हम बात करें तो प्लांट का ग्रोथ हो सकता है अनलिमिटेड, बट अगर हम एनिमल्स के ग्रोथ का बात करें तो ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है कि एनिमल्स में लिमिटेड एज तक होता है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है लिविंग थिंग का। अब हम अगर बेसिक नीड्स की बात करें तो बेसिक नीड्स क्या है, हमारा जो भी फूड है, एयर है, वाटर है, दीज आर द बेसिक नीड्स। ये भी लिविंग थिंग्स को चाहिए होता है। देन अगर लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुले, यानी कि कोई भी स्टिमुलस के प्रति अगर लिविंग थिंग का रिस्पॉन्स हो रहा है तो कोई ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्ड हो रहा है तो वो हम समझ सकते हैं कि वो एक लिविंग थिंग है। देन रेस्पिरेशन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक होगा लिविंग थिंग का। देन एक्सक्रीशन इज देयर। व्हेन वी टॉक ऑफ एक्सक्रीशन,
जब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म या हम लोग ह्यूमन बीइंग्स या प्लांट्स, एनिमल, अगर कोई भी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म के क्राइटेरिया को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, और ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्राइटेरिया होता है। Then reproduction is also a criteria of living organism, but there are few exceptions also. कुछ organism reproduce नहीं करते हैं। So these all are the characteristics of living things, जिसमें हम कह सकते हैं movement is there, growth is there, basic need is there, response to stimuli is there, respiration is there, excretion and reproduction. These all are the characteristics of living things. अब हमें लाइफ प्रोसेस की जरूरत क्यों है? लाइफ प्रोसेस की, जो भी हमारा लाइफ प्रोसेस का हम बात कर रहे हैं, जो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस, उसकी जरूरत क्यों है हमें? तो उसकी जरूरत है हमें एनर्जी के लिए, फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट। लाइफ प्रोसेस हमें चाहिए हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड से। हम एनर्जी फूड से लेते हैं। उसके बाद जो फूड से हमें एनर्जी मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? केमिकल एनर्जी, केमिकल फॉर्म में हमें मिलता है। फूड से हमें केमिकल एनर्जी मिलता है जो कि केमिकल रिएक्शंस के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, और इस केमिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं बहुत सारे लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने में। सो हमें लाइफ प्रोसेस क्यों चाहिए? एनर्जी। लाइफ प्रोसेस हमें क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए। और एनर्जी फूड से आता है, जो एनर्जी हमारे लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने में मदद करता है वो कहाँ से आता है? फूड से आता है। फूड से हमें केमिकल एनर्जी मिलता है हमारे बॉडी को, जो कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के होने के बाद होता है, और ये केमिकल एनर्जी को हम लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने में मदद करते हैं। अब हम समझेंगे लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। जो भी प्रोसेसेस हमारे लाइफ को चलाने में मदद करता है उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। मेनली देयर आर 4 लाइफ प्रोसेसेस: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। हम ये चैप्टर्स को डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन अलग, रेस्पिरेशन अलग, ट्रांसपोर्टेशन अलग एंड एक्सक्रीशन अलग। इसमें 4 लाइफ प्रोसेस ही बेसिकली हम लोग को पढ़ना है, और हम शुरुआत करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फूड क्या होता है। फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। फूड क्या होता है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि कोई भी वो चीज जो कि ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया गया हो, कोई भी ऐसी चीज जो ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया गया हो, उसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। सो फूड इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक्स एंड यूटिलाइज द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म फूड को लेते हैं और उसको अपने बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। सो द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स एंड यूटिलाइज द फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। एंड द components of food that are necessary for our body, that are necessary for our survival, फूड में जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए जरूरी हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स बहुत तरह के हो सकते हैं, ये तो हम लोग 6th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं। प्रोटीन्स देयर, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, देन फैट इज देयर, विटामिन्स देयर, water is there. So these all are the nutrients, these are the substances which are necessary for a life. Proteins, minerals, carbohydrates, fats, vitamins, water, these all are the nutrients which are necessary for our survival. Now we will talk of mode of nutrition. अगर हम mode of nutrition की बात करें तो 2 तरह का mode of nutrition होता है, autotrophic nutrition और heterotrophic nutrition। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं, दे प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन। एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो वो
ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होंगे, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट होंगे, या तो फिर वे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पोजेस करे। सो न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का अगर हम बात करें तो उसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, these can be autotrophic, these are autotrophs and comes under the autotrophic nutrition। और इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अब हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करें तो उसमें हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। ह्यूमन बीइंग इज देयर, अमीबा इज देयर, फंजाई इज देयर, दीज ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स, सो they possess heterotrophic nutrition। Now heterotrophic nutrition is of three types: saprophytic nutrition, parasitic nutrition and the holozoic nutrition। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है और उससे अपना खाना लेता है, तो वो हो जाता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का अगर हम बात करें तो या तो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के इनसाइड रहता है या तो फिर उसके बॉडी के ऊपर रहकर उससे न्यूट्रिशन गेन करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का बात करें तो इसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को लेते हैं और उसके बाद अपने बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल हम देख सकते हैं फंजाई, ईस्ट, दीज ऑल आर द सैप्रोट्रॉप्स which comes under the saprophytic nutrition। Then parasitic nutrition का बात करें तो कस्कूटा, प्लाज्मोडियम, these all are the parasites and comes under the parasitic mode of nutrition। holozoic nutrition में man, dog, amoeba, these all are possess holozoic mode of nutrition। Next is autotrophic nutrition। सबसे पहले हम autotrophic nutrition के बारे में समझेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नाम से ही पता चलता है कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन। इट मीन्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब हो गया सेल्फ न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड ऑन इट्स ओन। इट मीन्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। And the examples of autotrophs we can see cyanobacteria is there, many photosynthetic protists are there, plants are there, chemosynthetic bacteria। Now why we are including chemosynthetic bacteria here? Because they make their food from the chemicals। Not only photosynthesis is there, there are chemicals also। जरूरी नहीं है कि जो अपना ऑर्गेनिज्म खाना फोटोसिंथेसिस से बना रहे हैं सिर्फ वही होंगे ऑटोट्रॉप्स, जो खुद से खाना बना रहे हैं वे होते हैं ऑटोट्रॉप्स। इसलिए हम इसमें केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को रख सकते हैं क्योंकि वो अपना खाना केमिकल्स यूज करके खुद बनाते हैं। देन एल्गी इज देयर, ये तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। सो दीज साइनोबैक्टीरिया, photosynthetic protists, plants and algae, they prepare their food by the process of photosynthesis, so they are autotrophs। And when we talk of chemosynthetic bacteria, they prepare their food from chemicals by their own, that is why they are also called autotrophs। Now first we will study about nutrition in plants। सबसे पहले हम plants के nutrition के बारे में देखेंगे। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, इसीलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये तो हमें पता ही है, पहले से ही हम बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। इवन इन स्टैंडर्ड 7 आल्सो वी हैव सीन दिस, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज obtained फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड इज obtained फ्रॉम द एटमॉस्फेयर and it goes inside the leaf through a small opening called stomata। so कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाता है और ये प्लांट के अंदर स्टोमेटा के जरिए जाता है। उसके बाद सनलाइट जो है वो कहां से मिल जाता है? हमें सन से मिल जाता है। क्लोरोफिल तो ऑलरेडी लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और वाटर जो कि सॉइल से किसी भी प्लांट को मिल जाता है। अब सॉइल से कैसे मिलता है वाटर? तो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। जब हम स्टैंडर्ड 6 में पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ रूट, तो उसमें हमने पढ़ा था कि रूट्स में बहुत सारे थिन फाइन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं।
वो क्या करते हैं, वो वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। सो वाटर हमें मिल जाता है सॉइल से, जो कि रूट एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाता है एटमॉस्फेयर से, जो कि प्लांट तक पहुंचता है कैसे, स्टोमेटा के जरिए, जो कि टाइनी ओपनिंग्स होता है जो लीफ में प्रेजेंट होता है। सनलाइट हमें सन से मिल जाता है, और क्लोरोफिल ऑलरेडी ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो चार कंडीशन, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज ऑल कंबाइन टू perform the process of photosynthesis and oxygen is produced as a product। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल मिलकर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं और रिजल्ट में हमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज क्लियर। नाउ वी कैन सी हियर, सनलाइट comes to the leaf from the sun, carbon dioxide and water combines together and goes in the leaf. Then what happens? Sunlight, carbon dioxide, water, chloroplast which is already present in the leaves, which is the green pigment. Chloroplast contains chlorophyll, which is the green pigment which is already present in the leaf. So these four things, sunlight, carbon dioxide, water and the chloroplast, these combine together and perform the process of photosynthesis in the green leaves and results glucose and oxygen. Glucose, it means food. Glucose is made as a food of the plant and oxygen is released in the atmosphere as a byproduct. So is it clear, students? So we can write the equation of photosynthesis as 6CO2, means carbon dioxide, 6 molecule of carbon dioxide combines with 12 molecule of water, 12H2O, 12 molecule of water in the presence of sunlight energy and the chlorophyll produces C6H12O6. Students, in many books there are carbohydrates written here. Carbohydrates यहाँ पे लिखा होता है बहुत सारे बुक में, बहुत सारे बुक में यहाँ पे शुगर लिखा होता है, बहुत सारे बुक में यहाँ पे ग्लूकोज लिखा होता है। तो लेट मी रिमाइंड यू, शुगर एंड ग्लूकोज आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Sugar and glucose are the forms of carbohydrate. Sugar is a complex form and glucose is the simple form. So when we talk of the process of photosynthesis, we can write here sugar also, carbohydrate also or glucose also. Okay, is all the three things are correct. So 6 molecule of carbon dioxide combines with 12 molecule of water in the presence of sunlight energy and chlorophyll produces C6H12O6, 1 molecule of sugar along with 6 molecule of water and 6 molecule of oxygen. So chemical equation of photosynthesis is 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight energy and chlorophyll produces C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 oxygen. So is it clear, students? So the process of photosynthesis, in the process of photosynthesis, plant prepares food in the form of simple sugar, that is glucose. So plant prepare food in the form of glucose, and when the extra glucose is prepared in the plants, that glucose is stored in the leaves of plant. जब extra glucose plants में prepare हो जाता है तो प्लांट उसको स्टोर करके रख लेते हैं अपने लीव्स में, और वो किस फॉर्म में रखते हैं? स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं। प्लांट्स ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बनाते हैं, और जब एक्सेस ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको वो स्टार्च के फॉर्म में अपने लीव्स में या अदर फोटोसिंथेटिक पार्ट्स में स्टोर करके रख लेते हैं। एंड इन मेकिंग ऑफ ग्लूकोज द प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। जब ग्लूकोज बन रहा होता है, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब हो रहा होता है, तो उस समय क्या होता है? सनलाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। When we eat plants, this chemical energy stored in them is released in our body during respiration. और जब हम plants को खाते हैं तो जो केमिकल एनर्जी उनमें स्टोर्ड होते हैं वो हमारे बॉडी में रिलीज होता है रेस्पिरेशन के समय। अब हम देखेंगे कि कंडीशंस क्या क्या नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अकर होने के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होते हैं। तो अगर हम कंडीशंस की बात करें तो एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
and chlorophyll which is present in the leaves. These are the 4 conditions which are necessary for a plant to carry out the process of photosynthesis. So these are the conditions: carbon dioxide, energy, sunlight energy, water and the chlorophyll. And this sunlight energy, carbon dioxide, water and the chlorophyll which is already present in the leaf. These are the conditions necessary for the process of photosynthesis to occur, and the oxygen is released in the atmosphere and the plant made food in the leaves in the form of glucose. Now green leaves make starch as food. Earlier we have seen that कि जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होता है या बन जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं, उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं. सो वी कैन से दैट ग्रीन लीव्स मेक स्टार्च एज फूड एंड स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद द आयोडीन सॉल्यूशन. तो स्टार्च क्या करता है, जब हम उसको आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, यानी स्टार्च अगर कहीं पे फॉर्म है, अगर उसके ऊपर हम 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, स्टार्च का कलर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा. इट मीन्स स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद द आयोडीन सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूव ऑक्सीजन. ये तो हम पहले से ही जानते हैं स्टूडेंट्स. अर्लियर वी हैव आल्सो टॉक्ड दैट कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है प्लांट में, स्टोमेटा के थ्रू. इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर enters the leaf through stomata and the oxygen which is produced after photosynthesis is released in the atmosphere through this stomata only. So stomata plays an important role. Now we can see the structure of leaf also here. It is not very important for your exam. It is just given to explain you. So let us थोड़ी देर के लिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. पार्ट्स ऑफ लीफ अगर देखा जाए तो इसका अपर लेयर जो होता है उसको, ये जो अपर लेयर आपको दिख रहा है इसको हम क्यूटिकल कहते हैं. उसके बाद ये वाले लेयर को हम अपर एपिडर्मल सेल्स कहते हैं. जो आपको सिलेंड्रिकल शेप के यहाँ पे सेल दिख रहे हैं इसको अपर एपिडर्मल सेल कहते हैं. इसको पैलिशेड सेल्स कहते हैं. और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट हैं, जो भी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स ये पैलिसेड सेल्स में प्रेजेंट हैं उसे ही हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. तो आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है. देन दीज आर द वैस्कुलर टिश्यूज. दीज आर द वैस्कुलर टिश्यूज. वैस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम फ्लोएम. देन स्पॉन्जी सेल्स आर देयर एंड बीच बीच में जो जगह प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो एयर स्पेस होता है. देन देयर इज लोअर एपिडर्मल सेल्स. देन क्यूटिकल इज देयर. ये जो थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे गैप दिख जाता है वो स्टोमेटा होता है. और गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स जो क्या होता है वो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है. सो पार्ट्स ऑफ लीफ में हमने क्या क्या देखा, क्यूटिकल इज देयर, अपर एपिडर्मल सेल इज देयर, नीचे में भी वही चीज है, लोअर एपिडर्मल सेल इज देयर, क्यूटिकल इज देयर. और इसी में स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. और ये स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होता है, गार्ड सेल्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टोमेटा इज देयर एंड द गार्ड सेल्स आर देयर विच आर सराउंडिंग द स्टोमेटा. देन देयर इज structure of stomata. This is the closed stomata and that is the open stomata. अगर हम closed stomata को हम देखें तो इसमें क्या है कि इसका जो भी लेयर है वो closed है. It means जब स्टोमेटा रात, मेनली नाइट के टाइम में, रात के समय में क्या होता है, गार्ड सेल से जो भी वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है और गार्ड सेल क्या होता है, श्रिंक कर जाता है विच लीड्स टू द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. और दिन में क्या होता है, द वाटर इंटर्स इनसाइड द गार्ड सेल. वाटर क्या होता है, गार्ड सेल के अंदर चला जाता है जिस वजह से गार्ड सेल्स स्वेल कर जाता है विच लीड्स टू द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर. स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं इसमें न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट इज देयर, वैक्यूल इज देयर. एज इट इज अ प्लांट सेल वी ऑलरेडी नो दैट प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स के साइज बहुत बड़े होते हैं. तो इसमें भी हम देख सकते हैं वैक्यूल इज वेरी लार्ज. Then this is the guard cell which regulates the opening and closing of stomata and cell wall is there, जो भी एक plant cell का characteristics है. So now we will see the functions of stomata. स्टोमेटा क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है फोटोसिंथेसिस के समय. ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर कराता है लीफ में और साथ ही साथ ऑक्सीजन को बाहर निकलने में भी मदद करता है. देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन विच इज नोन एज वाटर लॉस ऑफ फ्रॉम द प्लांट्स.
ट्रांसपिरेशन तो हम जानते ही है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जब एक्सेस वाटर प्लांट में प्रेजेंट होता है तो वो बाहर निकल जाता है, वो क्या होता है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है और उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो स्टोमाटा का यहाँ पे दो मेन फंक्शन हो गया, पहला तो ये कि गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनसाइड लाने में मदद करता है लीफ में और ऑक्सीजन को बाहर करने में मदद करता है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन दैट इज वाटर लॉस। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमें इतना ही समझना है। सो थैंक यू। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसे लाइक करें, इसमें कमेंट करें, अगर आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे हूँ जवाब देने के लिए। और हमें आप सजेशंस भी दे सकते हैं, आपका सजेशंस ऑलवेज वेलकम है कि हम अपने वीडियो को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। सो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।